दोस्तों, आरबीआई का हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और सेकंड पार्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने पहली क्लास में सिर्फ आरबीआई के फंक्शंस देखे थे और आज एक फंक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, वो है आपका क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जाता है और क्रेडिट कंट्रोल करने से पहले, मतलब इस भाग को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि राजस्थान में एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ चुकी है और इसके लिए भी ये आरबीआई जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। रीट वालों के लिए तो है ही, तो लेकिन आपका एसआई है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये क्लासेस आप यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। द रे ऑफ होप पर आपको ये क्लासेस फ्री में अपलोड मिलेगी। और अगला पार्ट हम पढ़ते हैं क्रेडिट कंट्रोल यानी साख का नियंत्रण। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि आरबीआई किस प्रकार से बना है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, जैसे सर ओसबोर्न स्मिथ थे। तो हमने पहला पार्ट पढ़ दिया है। अब है साख का नियंत्रण। देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कॉमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक और वाणिज्यिक बैंक और आरबीआई में अंतर क्या है साख के बारे में। आरबीआई साख का नियंत्रण करता है, जबकि कॉमर्शियल बैंक्स होती है वो साख को उत्पन्न करती है। आप तक पैसा कौन पहुंचाता है? कॉमर्शियल बैंक, न कि आरबीआई। आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को पैसा देता है। जैसे हमने फंक्शन में पढ़ा था, ये भी आरबीआई का एक फंक्शन है, ये भी आरबीआई का एक कार्य है। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो हम साख का नियंत्रण पढ़ते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। साख का नियंत्रण 2 प्रकार से कर सकते हैं, मात्रात्मक विधि से, मात्रात्मक विधि, और दूसरी विधि कौन सी है? गुणात्मक विधि। मात्रात्मक विधि और गुणात्मक विधि। मात्रात्मक विधि को आप बोलेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वांटिटेटिव मेथड, इसको बोलेंगे क्वालिटेटिव। इसको चयनात्मक भी कह सकते हैं, सेलेक्टिव, इसको जनरल मेथड भी कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आता है, किस प्रकार से आरबीआई साख का नियंत्रण करती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मोटे तौर पर 2 पॉलिसीज़ होती है, 2 नीतियां होती है, जिसमें एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसका संचालन एमपीसी करती है आरबीआई के अंतर्गत और गवर्नमेंट के अंतर्गत। क्योंकि एमपीसी में 3 ऑफिशियल्स होते हैं, वो गवर्नमेंट की साइड से होते हैं, और 3 होते हैं वो आरबीआई की साइड से होते हैं। और दूसरी बड़ी पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी, जिसके अंतर्गत, जिसको हम राजकोषीय नीति कहते हैं, जिसके अंतर्गत बजट वगैरह आता है। ठीक है, तो वो जो फिस्कल पॉलिसी है उसका संचालन करता है भारत सरकार या वित्त मंत्रालय। ठीक है, क्योंकि बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत होती है। ठीक है, अब ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी? मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। और मौद्रिक नीति में ये सब होता है, साख नियंत्रण। जैसे मान लो आपका देश कोरोना काल में पूरी तरह से गर्त में थी, इकोनॉमी नीचे चली गई थी। एक बार तो आपकी ग्रोथ रेट नेगेटिव इतनी ज़्यादा आ गई कि 23.9 के आसपास थी पहले क्वार्टर में 2020-21 के। तो ये साख का जो साख नियंत्रण है आरबीआई करके, मतलब इस प्रकार के जो टर्मोइल्स हुए हैं, इस प्रकार की इकोनॉमी में जो संकट आए हैं, उससे उबरने के लिए क्या करती है। तो मात्रात्मक विधि के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? रेपो रेट, आपने नाम सुना होगा, रेपो रेट, रेपो दर बोलते हैं इसको। तो यहाँ मात्रात्मक विधियों में हम मतलब डेफिनेशन के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। उससे पहले मैं एक परिचय दे देता हूँ कि मात्रात्मक विधियाँ हैं, उनमें क्या क्या आएगा। एक आपका रेपो रेट, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट।
यानी विपरीत रेपो दर। और आपकी जो तीसरी रेट होती है उसको बोला जाता है बैंक रेट, यानी बैंक दर। और जो चौथी रेट है उसको, ये रेट नहीं है एक्चुअली, रेशियो होगा, इन तीनों को बोला जाता है पॉलिसी रेट्स, यानी नीतिगत दरें। ये और नीतिगत दरें हैं, इनमें चेंज करने के लिए आपके लिए एमपीसी बना है। आगे हम एमपीसी के बारे में जानेंगे, मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, उसकी बात करेंगे आगे। इसके बाद रेशियो आते हैं कुछ वेरिएबल रेशियोज, यानी परिवर्तनशील अनुपात। परिवर्तनशील अनुपातों की बात करते हैं, जिसमें हम CRR पढ़ते हैं, CRR और SLR। CRR की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, नकदी आरक्षित अनुपात, नकदी आरक्षित अनुपात। और दूसरा होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी सांविधिक तरलता अनुपात। और अगली कड़ी में हम देखते हैं, इन्हीं में है मात्रात्मक विधियों में MSFR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सीमांत खड़ी सुविधा दर या सीमांत स्थायी सुविधा दर। और अगला है LAF, यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी तरलता समायोजन सुविधा, ठीक है। और इसके आगे आएगा आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार क्रियाएं। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको बोला जाता है मात्रात्मक विधियां, ठीक है। और गुणात्मक में डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल, यानी प्रत्यक्ष साख नियंत्रण। चयनात्मक साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अगला होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, यानी सीमांत आवश्यकताएं। एंड मोरल सुएशन, यानी नैतिक दबाव। ये सारी विधियां हैं, ये गुणात्मक विधियां हैं जिसके जरिए आरबीआई साख का नियंत्रण करती है, जबकि ये मात्रात्मक विधियां हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोचेस हैं, जिसके माध्यम से भी आरबीआई क्या करती है, साख का नियंत्रण, देश में साख का नियंत्रण किया जाता है। यानी पैसा ज़्यादा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या इस प्रकार की जो चीज़ है, एक बैलेंस में इकोनॉमी को रखना पड़ता है, इसलिए साख का नियंत्रण किया जाता है। तो हम इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ये तो आपको जस्ट मिल गया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी गुणात्मक विधि नहीं है, ठीक है। ये मान लो 3 गुणात्मक विधियां दे दी, चौथी आपको मात्रात्मक विधि दे दी, तो आपको सीधा टिक कर देना है मात्रात्मक पर। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब हम एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे कि ये होती क्या है, राइट। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, रेपो रेट के बारे में हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। ये रेपो रेट होती क्या है, ठीक है।
तो एक बार मैं इस पूरे को हटा देता हूं। हम पढ़ रहे हैं साख नियंत्रण में मात्रात्मक विधियां। ये होता है साख का नियंत्रण, और इसमें हम पढ़ रहे हैं मात्रात्मक विधियां। मात्रात्मक विधियां यानी क्वांटिटेटिव मेथड्स। और पहला हमारा जो है ये है रेपो रेट, रेपो दर, रेपो दर। तो ये जो रेपो शब्द है ये कहां से आया है? ये रेपो शब्द है रीपरचेज से, पुनः खरीदारी से आया हुआ है। ठीक है, रीपरचेज से लिया गया है। और रेपो रेट के बारे में कुछ चीजें हैं कि ये अल्पकालीन होती है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होती है, अल्पकालीन। ये अल्पकालीन दर है। कौन सी दर है? ब्याज दर है। सीधी सी बात आपको याद रखनी है। तो इसकी डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये आपका आरबीआई है। आरबीआई क्या है? सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की सर्वोच्च मौद्रिक संस्थान है। ठीक है, और ये आपकी इधर कॉमर्शियल बैंक के हैं, व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक। अब इनको अल्पकाल के लिए लोन चाहिए तो ये क्या करेगी? आरबीआई के पास जाएगी। आरबीआई इनको क्या देगा? ऋण देगा, लोन या पैसा देगा, मनी देगा, रुपया। ठीक है, आरबीआई ने व्यापारिक बैंकों को ऋण दे दिया। बदले में क्या लेगी? सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और क्या लेगी? और ब्याज। और उसी ब्याज को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। उसी ब्याज को रेपो दर कहा जाता है। और ये प्रोसेस का जो समय अवधि है कैसा रहेगा? अल्पकालीन। यानी आरबीआई किसी कॉमर्शियल बैंक को अल्पकालीन यानी कम समय के लिए, अल्पावधि के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के बदले ऋण देती है और उसके बदले जो ब्याज लेती है उस ब्याज को रेपो दर कहा जाता है। कितना आसान हुआ है। तो यहाँ से बिल्कुल आप समझ सकते हो कि कितना सिंपल डेफिनेशन है कि यहाँ पे आपको सरकारी प्रतिभूतियां भी देनी पड़ेगी आरबीआई को, अगर आपको ऋण लेना है, और ब्याज भी देना पड़ेगा। लेकिन ये कैसा प्रोसेस है? अल्पकालीन, 1 दिन से 14 दिन के बीच का भी हो सकता है। ठीक है, ये अल्पकालीन। दूसरा है आपका रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर। अब कई बार क्या है कि इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होती है कि अगर हमारी इकोनॉमी है वो मान लो स्लो डाउन में है, रिसेशन में, अवसाद आ गया है, मंदी आ रखी है, तो इनमें क्या चेंज करना पड़ेगा। तो इस बारे में मैं पूरा कहानी है जो एक साथ ही बता दूंगा। विपरीत रेपो दर। विपरीत रेपो दर क्या है? अब आपको ये प्रोसेस उल्टा करना पड़ता है। आरबीआई है इधर, इधर आपकी व्यापारिक बैंकें हैं, अब क्या करती है? आरबीआई को पैसे चाहिए। कहां से? ऋण कहां से चाहिए? व्यापारिक बैंकों से। आरबीआई ने ऋण लिया और आरबीआई इनको क्या दे रही है? ब्याज दे रही है। उसी ब्याज दर को विपरीत रेपो दर कहा जाता है। और ये भी किस प्रकार की है? अल्पकालीन। ये भी प्रोसेस क्या होता है? अल्पकालीन होता है, कम समय के लिए होता है। ठीक है, विपरीत रेपो दर
यानी जब आरबीआई व्यापारिक बैंकों से अल्पकाल के लिए जिस ब्याज दर पर ऋण लेती है उस ब्याज दर को विपरीत रेपो दर कहा जाता है। यहाँ पे विपरीत रेपो दर में ब्याज दर कौन किसको दे रहा है? आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दे रहा है। और ऋण कौन किसको दे रहा है? व्यापारिक बैंकें आरबीआई को ऋण दे रही है। ठीक है। अब तीसरी है वो बैंक रेट है। अब देखो ये दोनों किस प्रकार की है? अल्पकालीन है, जबकि बैंक रेट है वो अल्पकालीन नहीं है। तो आइए देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट है दीर्घकालिक, यानी किस प्रकार की ब्याज दर है? दीर्घकालीन है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है बैंक रेट, बैंक दर। ये आपकी तीसरी बैंक दर। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, आपको लगाना है। ये आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये आपका व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक है या कोई अनुसूचित बैंक है जो आरबीआई एक्ट 1934 के स्केड्यूल नंबर 2 में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आरबीआई व्यापारिक बैंक को ऋण दे रहा है और बदले में क्या ले रहा है? सरकारी प्रतिभूतियां, और क्या दे रहा है? ब्याज। व्यापारिक बैंक इसको क्या दे रहा है? ब्याज भी दे रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी दे रहा है, सरकारी प्रतिभूतियां। ये भी दे रहा है। ठीक है। और ब्याज भी दे रहा है। कौन? व्यापारिक बैंक। किसको? आरबीआई को। जबकि ले क्या रहा है? ओनली ऋण। ये बैंक दर किस प्रकार की है? दीर्घकालीन है। आपको अगर लंबे समय तक लोन चाहिए, यानी किसी व्यापारिक बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, तो आप किस प्रकार की रेट पर लोन लेंगे? बैंक दर पर लोन लेंगे। बैंक रेट पर आपको लोन लेना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म पे लो तो किस पे ले लो? रेपो रेट पे ले लो, या फिर एमएसएफआर के लिए ले लो। उसको ओवरनाइट रेट भी कह सकते हो, क्योंकि वो एक रात के लिए आपको लोन देगी एमएसएफआर पर। ठीक है। अब बैंक रेट में और रेपो रेट में अंतर क्या है? नंबर 1 अंतर ये है कि ये दीर्घकालीन है, और जबकि वो किस प्रकार की? अल्पकालीन है। अब आप डेफिनेशन किस प्रकार से पहचानोगे? अगर रेपो रेट में अल्पकालीन नाम नहीं दिया हुआ है डेफिनेशन में, तो वो सीधी की सीधी कौन सी है? बैंक रेट की बात हो रही है। यानी अगर हम कहें कि आरबीआई जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले ऋण देती है, उस रेट को क्या बोलेंगे? नीचे लिखा हुआ है रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। क्या करोगे? बैंक रेट करना पड़ेगा। अल्पकाल का नाम नहीं आया है तो क्या है? बैंक रेट। और अल्पकाल का नाम आ गया है तो वो रेपो रेट है। दीर्घकाल भले ही नाम नहीं है, फिर भी ये क्या है? बैंक रेट होगी। ठीक है। तो ये चीज आपको मुख्य तौर से ध्यान रखना है। क्या यहाँ पे सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। रेपो रेट में हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगली चीज पर देखते हैं। अगली चीज क्या है? CRR, कैश रिजर्व रेशो, नकदी आरक्षित अनुपात। चौथे नंबर पर। 5वें नंबर पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। देखो हम इन दोनों को एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? एक तो है CRR और दूसरा है SLR। हम इन दोनों को इसलिए साथ में पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी डेफिनेशन है वो साथ में हो जाएगी। अब देखिए ये आपका कॉमर्शियल बैंक है, यानी व्यापारिक बैंक है। ध्यान रखिए। और ये आपका RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
और व्यापारिक बैंकों में आप पैसे कहाँ जमा करवाते हो? कहाँ जमा करवाते हो? व्यापारिक बैंकों में करवाना पड़ता है। क्या हम आरबीआई में करवा सकते हैं? जी नहीं, हमें कहाँ करवाना पड़ेगा? व्यापारिक बैंक में। पैसा किधर लेके जाओगे? व्यापारिक बैंक में लेके जाना पड़ेगा, चाहे पीएनबी हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे कुछ भी, कोई भी बैंक हो। ठीक है। एसबीआई कैसे बना आपको पता होना चाहिए। चैम्बरलिन कमीशन के बारे में हमने बात किए थे कि 1914 में चैम्बरलिन कमीशन ने कहा कि 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक केंद्रीय बैंक बनाओ, और वहाँ से केंद्रीय बैंक भी बना था जिसका नाम इंपीरियल बैंक रखा गया। 1921 में बना, और 1921 में क्या हुआ, इंपीरियल बैंक तो बन गया लेकिन उसने एक केंद्रीय बैंक होने का कार्य नहीं किया, जिसकी वजह से नेशनल रूरल क्रेडिट सोसाइटी ने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया 1955 में। किसका? इंपीरियल बैंक का। और उसका नाम एसबीआई कर दिया। किस समिति की सिफारिश पर? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। जबकि नेशनलाइज्ड किस, यानी राष्ट्रीयकरण किस समिति के सिफारिश पर किया गया? नेशनल रूरल क्रेडिट कमेटी, यानी उस समिति के सिफारिशों पर उसका राष्ट्रीयकरण किया, जबकि नामकरण है वो गोरेवाला समिति की सिफारिशों पर किया गया। वेरी सिंपल। अब कस्टमर किधर जाएगा? कस्टमर, देखिए कस्टमर कौन होता है? कई बार हम सुनते हैं कि क्योंकि हिंदी में एक ही होता है, उपभोक्ता, जबकि इंग्लिश में 2 होते हैं। कस्टमर होता है, एक कंज्यूमर होता है। ठीक है। कस्टमर और कंज्यूमर दोनों में अंतर क्या है? ये आपका कस्टमर है, दूसरा होता है कंज्यूमर। जो कष्ट से मर जाते हैं उनको कस्टमर कहते हैं। जी नहीं, कस्टमर उसको कहते हैं जो अदृश्य और अस्पर्श करने वाली चीजों का उपयोग करता है। अदृश्य यानी, तो देखिए अदृश्य हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चीज हमें दिखती नहीं है। तो ये जो चीज है नकदी आरक्षित अनुपात, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।